Hello everyone, welcome to online platform of Abhinav Science Academy. Myself MR sir, biology faculty. Today we are going to discuss about the chapter that is cell cycle and cell division. Right? So cell cycle and cell division बेटा नीट के अंदर important topic है. क्वेश्चन के वेटेज की बात करें या चैप्टर के वेटेज की बात करें तो यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है. So start with the chapter that is cell cycle and cell division. So first of all, what is cell cycle and what is cell division? So cell cycle is basically events of cell division. या हम कहेंगे बेटा cell cycle is a sequence of events. Cell cycle is a sequence of events by which cell duplicate its genome and synthesize another component. या synthesize other component which are required for cell division. And as a result the cell is divided into 2 cells or 2 daughter cell, right? So that is called cell cycle, right? So एक एक करके बात करते हैं बेटा. So चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं that is cell cycle and cell division. अब एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ की बात करें तो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ लिखा है बेटा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. That is every living organism start its life from a single cell, that is called zygote. हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बेटा. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो उनका लाइफ तो एक ही सेल से स्टार्ट होगा और एक ही सेल से खत्म ही होगा. बट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आल्सो स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. सो भाई लिखो बेटा पहला पॉइंट, पहला पैराग्राफ हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी का, दैट इज एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म start its life from a single cell called zygote. So zygote is the first cell of life. Zygote is the first cell of life of multicellular organism. Of multicellular organism. And what is zygote? तो हम कहेंगे बेटा zygote is a single cell which is formed by fertilization of sperm and egg. So this is sperm, right? Fertilizes with egg and forms a single cell. This is called बेटा zygote. राइट. सो ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया और दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर जो सिंगल सेल बनाएंगे उस सेल का नाम है जायगोट. एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जायगोट. देन हमारे मन में सवाल आएगा बेटा कि तो फिर सर हमारे बॉडी में तो एक सेल नहीं है, हमारे बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाला बॉडी बना कैसे? सो हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड, हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड. देन अगेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीपल सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय a process called cell division, process called cell division. And the events of cell division is cyclic, hence they are termed cell cycle. So chapter का नाम क्या बेटा? Cell cycle and cell division, right? So cell division is a process which is responsible for formation of multiple cells, many cells in multicellular organism. इसका मतलब क्या ये है बेटा कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल डिवाइड नहीं करते? करते हैं. So in unicellular organism cell division itself is the mode of reproduction. तो वहां पर बेटा सेल डिवाइड होने से सेल का नंबर नहीं बढ़ता. वहां पर मतलब हम कहां बात कर रहे हैं? सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन होने से बॉडी का सेल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनका बॉडी ही यूनिसेलुलर है. तो क्या इसका अर्थ यह बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन नहीं होता? होता है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो गया इसका अर्थ है कि वहां रिप्रोडक्शन ही हो गया. इसका मतलब सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ
reproduction in unicellular organism, right? Unicellular organism reproduce by a process of cell division. उसमें से कोई बेटा एक सपोज मान ले ये पेरेंट सेल रहा होगा और पेरेंट सेल इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल, राइट? ये एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड हो गया इनटू 2 डॉटर सेल एंड दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. पर क्या सेल डिवीजन इतना सिंपल प्रोसेस है बेटा? इसमें कौन से इवेंट होंगे और उसी इवेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? पहला वाला पॉइंट दैट इज, इसी इवेंट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? पहला वाला पॉइंट दैट इज सेल साइकिल. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, अब हम बात करें बेटा, अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं दैट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है? तो सेल साइकिल का मैं डेफिनेशन ले रहा हूं बेटा, राइट? ओके, सो यहां लिखता हूं सेल साइकिल so cell cycle is a sequence of events by which cell duplicate its genome. That is complete DNA is genome. Cell duplicate its DNA or genome and synthesize other component of cell which eventually divides divide the cell into 2 डॉटर सेल भी लिख सकते हो बेटा. कुल मिलाकर अर्थ क्या है? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट. सेल साइकिल एक ऐसे इवेंट है जो सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. अब इस इवेंट्स में क्या होगा बेटा? तो इस इवेंट्स में पहला इवेंट हो रहा है दैट इज सेल डुप्लीकेट, सेल रिप्लीकेट इट्स जीनोम, इट्स डीएनए. सो फर्स्ट इवेंट ऑफ सेल साइकिल इज इटसेल्फ डीएनए रिप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन. इसलिए हमने लिखा सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स डीएनए जीनोम. और क्या डीएनए रिप्लिकेट करना ही सेल साइकिल का इवेंट एकमात्र इवेंट है? नहीं. इसके अलावा सेल सिंथेसाइज other components which are required for cell division and as a result cell eventually divides into 2 and these events are called as cell cycle. These events are called as cell cycle, right beta? So important events कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट? तो पहला इवेंट दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, and दूसरा events and synthesis of other component required for division, and these events occur one by one in a particular sequence. These events occur in a particular sequence. That is why insert ने लिखा है बेटा sequence of events by which cell duplicate its DNA, duplicate its genome and synthesize another component which are required for cell division termed as cell cycle. Termed as सेल साइकिल, राइट बेटा? और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, जो भी इवेंट सेल साइकिल के अंदर होते हैं बेटा, जो भी इवेंट्स सेल साइकिल के अंदर होते हैं, these events are controlled by genes. These events are controlled by genes. इसका मतलब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, मैं लिख रहा हूं बेटा, इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल
events of cell cycle या events of cell division are under genetic control, are under genetic control. Events of cell cycle are under the control of gene, under the influence of genes, that is they are under genetic control, right? So what is cell cycle? Cell cycle is a sequence of event by which cell duplicate its genome and synthesize another component, another constituent, another material required for cell division. As a result, parent cell divided into two daughter cell, and these events are called cell cycle. And the event of cell cycle are under the control of genes, that is events of cell cycle are under genetic control. ठीक है बेटा. So this is simply the first para of NCERT. NCERT का ये सिंपली पहला पैराग्राफ है जिसमें सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखा गया है और कहा गया है कि ये कुछ इवेंट्स है और ये इवेंट्स जो होते हैं वो जीन्स के अंडर कंट्रोल में होते हैं या दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल. नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा फेजेस ऑफ सेल साइकिल. नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल. ठीक, अब सेल साइकिल के अंदर कौन से फेजेस है, या उससे पहले एक थोड़ा सा बात कर लेते बेटा ड्यूरेशन. उससे पहले बात कर रहे हैं बेटा ड्यूरेशन, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. अब सवाल आएगा बेटा, जितने भी सेल डिवाइड होते हैं क्या डिवीजन होने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइम सेम है? नहीं. इंसर्ट ने लाइन लिखे बेटा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ये पहली बात मैं लिख रहा हूं बेटा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, ड्यूरेशन of cell cycle, duration of cell cycle vary from organism to organism, vary from organism to organism. एक बात हो गया बेटा. ये इंसर्ट ने दूसरा बात भी लिखा है बेटा. क्या लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल या सेल टाइप टू सेल टाइप. दूसरा लिखता हूं बेटा अगेन, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप. अब इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? इसका अर्थ ये हुआ ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स हैं, राइट. ह्यूमन का हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, पर ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मल्टी सेलुलर है तो कई सारे टाइप्स के सेल्स होंगे और जरूरी नहीं कि बेटा सभी टाइप्स के सेल का सेल साइकिल का ड्यूरेशन एक ही हो, राइट. सो सेल साइकिल ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, जैसे सेल डिवीजन इन एम्ब्रियोनिक सेल and cell division in adult cell is different. Cell division in embryonic cell and cell division time in adult cell is different. जैसे बेटा ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन अडल्ट सेल डिवाइड इन 24 आवर, बट early embryonic cell up to 8 cell stage beta, right, the cells divided in 1 hour. देखो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या कहा बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, राइट, हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम, ये लिख रहे बेटा देखो, सेल टाइप टू सेल टाइप.
मतलब विद इन अ सेम ऑर्गेनिज्म हर सेल का ड्यूरेशन या हर सेल के सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम नहीं हो सकता, या सेम नहीं है। इट मे वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बेटा ह्यूमन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, दो अलग अलग कंडीशन ले रहे हैं। एक एम्ब्रियोनिक सेल है, जब एम्ब्रियो था तो उसके अंदर ड्यूरेशन का टाइम वेरी करेगा, 1 घंटे का है, अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियोनिक सेल के डिवीजन का टाइम 1 घंटा। और वही अगर अडल्ट सेल हो जाए तो अडल्ट के अंदर ड्यूरेशन का टाइम 24 आवर्स है। इसका मतलब बेटा एम्ब्रियो सेल का ड्यूरेशन टाइम डिफरेंट, अडल्ट सेल का ड्यूरेशन टाइम डिफरेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि सेल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। क्लियर, बात क्लियर है, राइट बेटा। नेक्स्ट दूसरा, अब ये पहला वाला पॉइंट, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब इसका अर्थ क्या है बेटा, हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी कैसे करेगा, तो हम लिख रहे बेटा जैसे, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिखा सेल साइकिल ड्यूरेशन, सेल साइकिल ड्यूरेशन। एक ऑर्गेनिज्म लिखा बेटा इकोलाई, इकोलाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, राइट। एंड अंडर आइडियल कंडीशन इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, राइट। ये आपके इस नहीं लिखा है, बट अंडर आइडियल कंडीशन इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। वही बेटा हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यीस्ट दैट इज फंगाई, एंड यीस्ट डिवाइड्स इन 90 मिनट। वही हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन सेल डिवाइड्स इन 24 आवर, दैट इज हम अडल्ट सेल की बात कर रहे हैं। सो ह्यूमन सेल डिवाइड इन 24 आवर। देखो बेटा इकोलाई, ईस्ट, ह्यूमन ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है एंड इनके अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी कर रहा है। एक के अंदर 20 मिनट है, दूसरे के अंदर 90 मिनट है, तो दूसरे के अंदर 24 आवर्स का ड्यूरेशन है। इसका मतलब पहली बात भी प्रूव हो गई बेटा, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल नॉट ओनली वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट ऑल्सो इट वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप। दैट इज during early embryonic division human cells generally divides in 1 hour, बट यही सेल अडल्ट होने के बाद 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ठीक, बात क्लियर, राइट बेटा। हाँ, अब सवाल आपके मन में ये आया होगा कि ये कैसे पॉसिबल है सर कि ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक सेल 1 घंटे में कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम आते हैं जब हम फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, राइट बेटा। सो एम्ब्रियोनिक सेल, अडल्ट सेल में 24 घंटे का समय लग रहा है, पर एम्ब्रियोनिक सेल में 1 घंटे का समय लग रहा है। इसके कारण भी हम आगे बढ़ते हैं जब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेज, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट दैट इज, लिखो बेटा मैं इधर, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। राइट। अब इन जनरल बेटा सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 phases. In general there are 2 phases of cell cycle. In general there are 2 phases of cell cycle. सेल साइकिल के इन जनरल 2 phases है, राइट। फर्स्ट नंबर 1 इंटरफेज, पहला फेज बेटा इंटरफेज, एंड सेकंड फेज दैट इज माइटोटिक फेज विच इज आल्सो कॉल्ड यम फेज। और यम हमेशा माइटोसिस ही हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, यम में भी माइटोसिस और मियोसिस, बट यम फेज एक सेल साइकिल का फेज है एंड दूसरा इंटरफेज है। So there in general there are 2 phases of cell cycle. First one is interphase, another one is M phase. अगर मैं इसे टी डायग्राम के रूप में बताऊं बेटा तो ऐसे हम लिखेंगे, these are the phases of cell cycle.
राइट। हाँ, अब इसमें दो फेजेस, ये मैंने लिखा बेटा यम फेज, और इधर मैंने लिखा इंटरफेज। राइट। अब इंटरफेज सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, इंटरफेज सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। इंटरफेज के तीन सब फेजेस है बेटा। पहला Z1 फेज, नेक्स्ट वन इज यस फेज, and another one is Z2 phase. राइट बेटा। यम फेज अगेन दो फेज के अंदर डिवाइड हुआ है, यम फेज दो के अंदर है बेटा। अब कौन से दो है, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, उधर वाला शायद दिखाई नहीं देगा, तो चलो इसको इधर लिखते बेटा, कैरियोकाइनेसिस। वो जो बात कर रहा हूं वो ध्यान दो, कैरियोकाइनेसिस, एंड नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। अब बस एक और बार, सेल साइकिल है, सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस, पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। अब इंटरफेज के तीन सब फेजेस बेटा, Z1 यस Z2। इंटरफेज के तीन सब फेजेस, पहला Z1, नेक्स्ट वन इज यस, नेक्स्ट वन इज Z2। एम फेज के दो सब फेजेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की भी वापस चार फेजेस हो सकते हैं। पहला बेटा प्रोफेज, नेक्स्ट वन इज मेटाफेज, नेक्स्ट वन इज एनाफेज, एंड लास्ट वाला बेटा टिलोफेज। राइट। सो सेल साइकिल दो मेजर फेजेस, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज के तीन, Z1 यस Z2। एम फेज के दो, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर चार फेजेस, प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। ठीक है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल के फेजेस है, उसमें से दो मेजर फेजेस है बेटा, पहला इंटरफेज एंड दूसरा एम फेज। ये ना मैं सेल साइकिल बनाऊं बेटा, तो सेल साइकिल में ऐसे आएगा, पहला कौन सा फेज होगा, इंटरफेज, उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, यम फेज। दो ही खत्म हो गया। अब दोबारा सेल साइकिल स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, आई से। वापस दोबारा क्या होगा बेटा, यम, है कि नहीं। इसका मतलब यम किसके बीच में आ रहा है, दो इंटरफेज के बीच में, इसलिए आपकी आंसर लिखा है बेटा, यम फेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। यम फेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज, क्योंकि यम हो गया, वापस वही ना बेटा, ये यम हो गया तो वापस क्या आएगा, आई, वापस क्या आएगा, यम। इंसर्ट नहीं लिखा है, राइट। यम फेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। नीट हो सकता है बेटा ऐसे लिखे कि आई फेज दैट इज इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज, तो वापस बात वही हो रही है। ये सेल साइकिल में दो ही फेजेस है, एक इंटरफेज, दूसरा एम फेज। बेटा क्या सेल साइकिल एक बार होगा, नहीं बार बार होगा, है कि नहीं। तो पहले आई हो गया, यम हो गया, आई एम आई एम आई एम, ऐसा करते जाएंगे तो यम दो आई के बीच में आएगा और आई दो एम के बीच में आएगा। सो एम फेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज एंड इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव। समझ रहे हो ना बेटा, राइट। एम फेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज एंड इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। क्लियर, राइट। हाँ, अब एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले फेज की बात करते हैं, दैट इज इंटरफेज। सबसे पहले फेज की बात करते हैं, दैट इज इंटरफेज।
ओके हाँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं बेटा, और हम बात कर रहे हैं यहां सबसे पहला, दैट इज इंटरफेज। राइट, अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, इंटरफेस इज नोन एज रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। राइट, इंटरफेस इज नोन एज, इंटरफेस इज नोन एज resting phase of cell cycle, resting phase of cell cycle। राइट, अब आप पूछोगे ये कैसी बात है सर कि क्या इंटरफेज में कुछ इवेंट नहीं होते? होते बेटा, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन इंटरफेज। तो फिर उसे रेस्टिंग फेज क्यों कहा गया? तो इसका कारण है बेटा, जब कभी भी हम, या आपने छोटी क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें आपने ओनियन को वाटर के अंदर भिगो कर रखा होगा, रूट आए होंगे बेटा, उसके रूट की टिप काट कर आपने माइटोसिस ऑब्जर्व किया होगा अंडर माइक्रोस्कोप। तो अंडर माइक्रोस्कोप जो आप माइटोसिस ऑब्जर्व करते हो बेटा, दैट इज एक्चुअली अ यम फेज, दैट इज एक्चुअली अ यम फेज। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी ड्रामा हो रहा है, जो भी पिक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है, दैट इज ऑफ यम फेज। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें कौन सा फेज नजर नहीं आ रहा है, या उसमें ज्यादा ड्रामा नजर नहीं आ रहा है, उसमें ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, वो इंटरफेज है। इसलिए हमने क्या कहा बेटा, इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। एंड व्हाई इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल? बिकॉज there is no apparent activity related to cell division observed under microscope, observed under microscope. That is why interphase is known as resting phase of cell cycle. And reason कि माइक्रोस्कोप के नीचे जो भी ड्रामा, जो भी एक्टिविटी दिखाई देती है, वो आई फेज वाली नहीं है। तो वो कौन से फेज वाली है? इंटरफेज वाली है। इसलिए आई फेज को, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा गया। सो व्हाट इज रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल? तो आई फेज। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्टिंग? बिकॉज देयर इज नो एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, बस माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई नहीं देते, इसलिए फेज का नाम इंटरफेज। ठीक है बेटा, राइट। हाँ, सो अब देखो बेटा, हाँ, अब टोटल ड्यूरेशन हमने पढ़ा, टोटल ड्यूरेशन हमने पढ़ा बेटा, राइट। सो सपोज मान लें कि कोई एक ड्यूरेशन है, उसमें से कोई भी ह्यूमन सेल ले लेते हैं। तो ह्यूमन सेल का बेटा, ये मैंने लिखा ह्यूमन सेल ड्यूरेशन 24 आवर है। अब इस टोटल 24 आवर के ड्यूरेशन में, इस टोटल 24 आवर के ड्यूरेशन में केवल 1 घंटा यम फेज के लिए लगता है बेटा, राइट। यम फेज रिक्वायर ओनली 1 आवर, तो रिमेनिंग 23 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ, रिमेनिंग 23 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटरफेज। इसलिए इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में 2 ही फेजेस हमने पढ़े मेजर, दैट इज इंटरफेज एंड यम फेज। उसमें से यम फेज के लिए बेटा 1 ही घंटा लग रहा है, ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे तो बाकी बचा हुआ 23 घंटा सेल किस फेज में बता रहा है, या किस फेज में बिता रहा है, किस फेज में वो रह रहा है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है इंटरफेज। इसलिए हमने लिखा बेटा इंटरफेज इज द phase, interphase is the phase which is known as resting. And why is it resting? Because there is no apparent activity related to cell division under microscope, पहली बात। दूसरा हमने लिखा बेटा लॉन्गेस्ट फेज है अब सेल साइकिल। तीसरा हम ये क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्यों? क्योंकि 24 घंटे के ड्यूरेशन में 1 घंटा सिर्फ यम फेज के लगता है, तो बाकी 23 घंटा इंटरफेज के लिए लग रहा है। इसलिए हम लिखते हैं बेटा इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, या ऐसे लिखो बेटा, हाँ, मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटरफेज, राइट। मोर देन 95% duration of cell cycle, duration of
cell cycle required for completion of इंटरफेस की कंप्लीशन के लिए मोर देन 95% ड्यूरेशन लगता है, राइट। आपके इंसर्ट लिखा है बेटा इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, राइट। उसी का अर्थ है मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटरफेस। बात क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट, इंटरफेस डिवाइडेड इनटू, अभी जो पढ़ा बेटा, डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। कौन से बेटा? दैट इज नंबर 1 Z1 फेज, नंबर 2 S फेज एंड नंबर 3 Z2 फेज, राइट बेटा। एक एक करके बात करें। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं बेटा Z1 फेज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सा फेज? दैट इज Z1 फेज। अब Z1 फेज में क्या क्या कहानी है इसके बारे में बात करते हैं। सो पहला बेटा Z1 फेज, राइट। उससे पहले बेटा भाई एक डायग्राम बनाओ जो आपके एनसीईआरटी ने बनाया है। इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया सेल साइकिल का, राइट बेटा। यहां पर एक फेज लिखा मैंने बेटा Z1, यहां पर उसके बाद लिखा बेटा ये यस, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बेटा ये Z2 और उसके बाद ये आया बेटा यम फेज। कौन सा फेज? यम फेज। अब यम में भी अलग अलग होंगे ना, यम में भी कौन से अलग अलग, तो हम लिख रहे हैं बेटा यम में, हाँ ये वाला हो गया बेटा प्रोफेज, पी लिख रहा हूं मैं, राइट। नेक्स्ट हो गया बेटा ये प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, यम ई लिख रहा हूं मेटाफेज के लिए, राइट। नेक्स्ट बेटा आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड नेक्स्ट आएगा बेटा टीलोफेज। एक और मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज सी फॉर साइटोकाइनेसिस एंड पी से लेकर सी तक इसे हम कहेंगे बेटा यम फेज। ये यम फेज है, बराबर ना, हाँ। और ये बेटा पी से लेकर टी तक ये हो गया के, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और के एंड सी मिलाकर यम फेज, बराबर ना, हाँ। अब ये वाला बेटा यहां से लेकर यहां तक अलग मार्कर ले लेता हूं थोड़ा, हाँ। अब यहां से लेकर यहां तक बेटा ये Z1 यस Z2, इस फेज को हम क्या कहेंगे बेटा? ये कौन सा फेज है? ये कौन सा फेज है? इंटरफेज, बराबर आ रहा है ना। क्या बेटा? दो फेज है, पहला इंटरफेज और दूसरा यम फेज। अब यम में भी दो हमने कहा ना, के एंड सी, के फॉर कैरियोकाइनेसिस, सी फॉर साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है। अब के में कौन से फेजेस बेटा? पहला पी फॉर प्रोफेज, एम ई फॉर मेटाफेज, ए फॉर अनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। अब ये चारों जाए यहां से लेकर यहां तक, जो मैंने ये बनाया यहां से लेकर यहां तक, ये वाले फेजेस, इसे हमने कहा के बेटा दैट इज कैरियोकाइनेसिस और बाकी बचा हुआ सी क्या है? साइटोकाइनेसिस। सो दीज आर द जनरली फेजेस ऑफ सेल साइकिल। और उसमें से हम पहला पढ़ रहे दैट इज इंटरफेज, और इंटरफेज में 3 फेज कौन से? Z1 यस Z2, राइट। अब व्हाट इज दिस Z1 एंड Z2? क्योंकि बेटा यस फॉर सिंथेसिस फेज, सिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां पर कुछ बनेगा, कुछ सिंथेसिस होगा। व्हाट इज दिस Z1 एंड Z2 बेटा? Z1 एंड Z2, Z फॉर गैप, Z फॉर गैप या Z फॉर ग्रोथ भी कह सकते हो, पर मोर एक्यूरेट है बेटा Z फॉर गैप, है ना। अब पहला पैरा जो हमने बताया था बेटा वो याद करो। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इट इज ए इवेंट ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला डीएनए सिंथेसिस होना, जो यहां होता है यस फेज में, यहां मतलब कौन सी फेज में बेटा? यस फेज में। दूसरा बेटा यम फेज, दैट इज माइटोसिस होना, प्रोफेज होना, मेटाफेज होना, अनाफेज होना, टीलोफेज होना। पर प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज तभी होंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन तो इस फेज में हो गया और ये वाला हो गया बेटा यम फेज। पर देखो रेप्लिकेशन से पहले एक गैप है हमारे पास और रेप्लिकेशन के बाद एक गैप है। सो देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल, देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल, देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल। अब सवाल आया व्हाई देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर गैप क्यों है? तो हम जानते हैं बेटा पहला इवेंट क्या है?
डीएनए रेप्लिकेशन। पहला इवेंट क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होने के लिए ढेर सारे प्रोटीन्स लगते हैं, रेप्लिकेशन कराने के लिए ढेर सारा मटेरियल लगता है। अब उस मटेरियल को बनाने के लिए आपको टाइम तो चाहिए, आपको समय तो चाहिए, और टाइम और समय कहां मिलेगा बेटा? वो इस फेज में। इसका मतलब आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा, सेल साइकिल में गैप देना पड़ेगा, और गैप देने पर इस गैप में आप करोगे क्या? इस गैप में दो बातें होगी बेटा। G1 फेज में क्या बातें होगी? इट सिंथेसाइज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यस फेज। इट सिंथेसाइज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यस फेज। क्या एक इवेंट ही यहां होगा? क्या एक बात ही यहां होगी? सिर्फ मटेरियल बनेगा क्या यस फेज को लगने वाला? नहीं। दूसरा बात यहां ग्रोथ भी होगा, दूसरा बात यहां ग्रोथ भी होगा। सो पहला इवेंट लिखो बेटा मैं, G1 फेज। G1 फेज इज नोन एज, G1 फेज इज नोन एज गैप 1 फेज। G1 फेज इज नोन एज गैप 1 फेज। एंड व्हाई देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल? उसके दो रीजन हमने बताया बेटा। गैप इन सेल साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, या विच आर रिक्वायर्ड फॉर यस फेज एंड यम फेज। यम फेज को लगने वाला प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक गैप चाहिए जो G2 है। यस फेज को लगने वाला प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक गैप चाहिए, वो G1 है। इसका अर्थ यह बेटा, G1 के अंदर, इन G1 सेल सिंथेसाइज मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यस फेज, इन G2 सेल सिंथेसाइज मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यम फेज। राइट, बात क्लियर? तो हम लिख रहे बेटा गैप 1 फेज। हाँ, during G1 phase cell synthesize material required for किसके लिए बेटा? यस फेज, that is DNA synthesis। डीएनए सिंथेसिस के लिए, यस फेज के लिए लगने वाला मटेरियल कौन सी फेज में बनेगा? G1 में। क्योंकि बड़ा प्यास लगने पर कुआं खोदोगे तो पानी तो मिलने से नहीं रहा, उल्टा एनर्जी जाकर डेथ हो जाएगा। इससे बढ़िया बात है बेटा कि पहले से ही प्रिपरेशन की जाए। और प्रिपरेशन यस फेज की कौन सी फेज में हो रही है? G1। प्रिपरेशन यम फेज की कौन सी फेज में हो रही है? G2। इसलिए देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल, देयर इज अ गैप इन सेल साइकिल। तो पहला वर्ड लिखा बेटा हमने गैप 1, दैट इज G1। G1 में क्या होगा? सेल सिंथेसाइज मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यस फेज। यस फेज को लगने वाला प्रिपरेशन, यस फेज को लगने वाला मटेरियल G1 फेज में बनेगा। अब आपकी एनसीईआरटी के पर आते हैं बेटा। आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है, हाँ, ड्यूरिंग G1, एनसीईआरटी ने लिखा है ड्यूरिंग G1 phase cell is metabolically active, cell is metabolically active during G1 phase, cell is metabolically active but does not replicate its DNA, does not replicate या does not synthesize DNA। हालांकि ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि डीएनए सिंथेसिस तो यस फेज में ही होता है। तो इसका अर्थ क्या बेटा? G1 फेज में सेल कुछ काम नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। किसका प्रिपरेशन कर रहा है? यस फेज का। और यस फेज का प्रिपरेशन करना मतलब ढेर सारे प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन बनाने के लिए बेटा ढेर सारे रिएक्शन करने होंगे, और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसलिए G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट अपना डीएनए सिंथेसिस नहीं करता, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा। और जो बात सही भी है, राइट, दैट इज ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। बात क्लियर बेटा? राइट, एक इवेंट हो गया बेटा G1 में, राइट, सेल प्रिपेयर्स फॉर यस फेज, दैट इज इट सिंथेसाइज मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यस फेज। दूसरा हमने लिखा बेटा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रिप्लिकेट, डज नॉट सिंथेसाइज इट्स डीएनए। बात क्लियर? दूसरा मैं ले रहा हूं
जीवन में क्या होगा बेटा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन occurs in G1, occurs in G1. Most of the cell organelle duplication occurs in G1. अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल है बेटा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट इन G1, राइट बेटा. एक्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्ट कौन से बेटा, यहां लिखा मैंने सेंट्रियोल, एक्सेप्ट सेंट्रियोल. दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट, राइट बेटा. इनको छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कहां होंगे, जीवन में. इसलिए हमने लिखा बेटा मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट इन G1, right. Most of the cell organelle duplication occurs in G1, that is duplication of cell organelle in G1 except centriole, mitochondria and chloroplast. अब देखो बेटा, centriole duplication occurs in S phase, तो centriole का duplication किस phase में होगा, S phase में होगा. And duplication of mitochondria and chloroplast occurs in G2 phase. और बाकी बचे हुए कोई भी ऑर्गेनेल लो आप, उसका डुप्लीकेशन G1 में होता हुआ दिखाई देगा. इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग G1, राइट. दूसरा बता बेटा, हाँ G1 में क्या होगा, हाँ ड्यूरिंग G1 देयर इज ग्रोथ, और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म. ड्यूरिंग G1 साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑकर्स, या सिंपली लिखते बेटा ग्रोथ ऑकर्स. अब आपके एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखे बेटा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो थ्रू आउट सेल साइकिल होता है, पर ज्यादा ग्रोथ कहां दिखाई देता है, G1 एंड G2 में, राइट. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट बेटा. ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने. ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द सेल साइकिल. मतलब G1 में भी होगा, S में भी होगा, G2 में भी होगा, M में भी होगा, पर ज्यादा ग्रोथ कहां दिखाई देगा, तो G1 एंड G2 में. इसलिए तो इनके ग्रोथ फेजेस कहा गया, राइट. इसलिए हम लिख रहे हैं बेटा, हाँ मोस्ट ऑफ ड्यूरिंग G1 ग्रोथ अकर्स, दैट इज ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा मैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग G1, है ना बेटा. अब एक सिंपल बात करते हैं बेटा कि हाँ, पहले लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं. हाँ ड्यूरिंग G1 फेज NC रेशियो, NC का रेशियो मतलब बेटा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस. अब बोलोगे इसका अर्थ क्या है सर. देखो अब मैंने एक सेल बनाया बेटा, सपोज ये मैंने सेल बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया. अब देखो बेटा ग्रोथ, ये न्यूक्लियस है, दिस इज N एंड दिस इज C, साइटोप्लाज्म है ये. बात क्लियर है. अब देखो, अब G1 में क्या हो रहा है बेटा, G1 में ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है. सो ग्रोथ ज्यादा साइटोप्लाज्म में हो रही है बेटा, इसलिए ओवरऑल साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, पर न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है. इसलिए ओवरऑल रेशियो, कौन सा रेशियो, NC रेशियो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा. क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, और नीचे वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करती है, और साइटोप्लाज्म का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. न्यूक्लियस बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस तो S फेज में बढ़ेगा, न्यूक्लियस तो S फेज में बढ़ेगा. अब न्यूक्लियस की ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है. ज्यादा ग्रोथ किस कंपैरिजन, मतलब न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा किसकी है, साइटोप्लाज्म की. इसलिए नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होने की वजह से रेशियो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया. एम्स में सवाल आया है, PYQ में बेटा, राइट. पुराने जमाने में जब एम्स एग्जाम कंडक्ट करता था तो उसमें यह सवाल बना है कि सेल साइकिल के दौरान NC रेशियो के साथ क्या होता है, या G1 के दौरान क्या होता है, S के दौरान क्या होता है, G2 के दौरान क्या होता है. तो G1 के दौरान हम पढ़ रहे बेटा NC रेशियो डिक्रीजेस,
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होता हुआ दिखाई देगा, डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ग्रोथ कहां दिखाई दे रहा है? साइटोप्लाज्म में। और ज्यादा ग्रोथ साइटोप्लाज्म में मतलब हमने लिखा NC, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, NC रेशियो डिक्रीज। इसको लिखना है तो बेटा यहां मैं लिखता हूं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यहां दिखाई नहीं देगा, नीचे लिखता हूं। चलो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कारण साइटोप्लाज्म का ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, राइट। बाकी का G2 फेज, S फेज, M फेज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।